नमस्कार दर्शकों, हम हैं नामसाई ज़िले के चौंखम गांव में। तो चौंखम एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित कहानी है। कहते हैं कि ये जगह 18वीं सदी में बनाई गई थी। यहाँ के लोग 18वीं सदी में यहाँ में रहना शुरू किए थे और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो है तई खमती समुदाय, जो कि है तई समुदाय के लोग जो कि साउथ ईस्ट एशिया में फैले हुए हैं। तो बात करें यहाँ की विहारों की, तो यहाँ के विहार काफ़ी अलग हैं, यानी कि टेम्पल। तो चौंखम का अर्थ ही है गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ के विहार थोड़े थाई और बर्मिस टेम्पलों से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपरी परत जो कि है मल्टी लेयर्ड, इसके ऊपर में सोने की परत लगाई गई है, जो कि जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये पूरा गांव जगमगा उठता है उसके लिए। और यहाँ के पहले ज़माने में लोग बैम्बू से बनाया करते थे और लकड़ी के फर्श हुआ करते थे। तो यहाँ के लोग आते हैं यहाँ में बुद्ध की प्रतिमा को आराधना करने, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ के जो विहार हैं, जो टेम्पल हैं, यहाँ कोई बाहर से लाए गए आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया है। यहाँ के जो भिक्षुओं हैं वो लोग हैं और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं गांव के, उन लोगों ने मिलकर बनाया है इस विहार को। तो इस गांव के अंदर, चौंखम सर्कल के अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी विज़िट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यहाँ के सुनहरे गांव, छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव। बुनाई और हस्तकला तई खमती समुदाय की एक जीवित परंपरा है जो अभी तक भी चलती आ रही है। एक ऐसी विरासत जो उनके पूर्वजों से पीढ़ियों तक चली आ रही है। यहाँ की महिलाएं धागों में सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि अपनी संस्कृति की कहानियाँ बुनती है। फन और टोकरी जैसे शिल्प उनकी जीवन भर की साधना का परिणाम है। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि उनकी अहम पहचान है। hiện tại hưng cái gì nè, cháu có hai nụ mời cậu bây giờ cậu lái xe chập cái nào cháu có thể hiện một là không cháu có san phun là không sản không ngày san ngày ngày mình hai cái cậu sẽ tàng cả xếp sau bi bài những ngân hạt thuần cả san cái này để không này ra hay cậu này hiện thong lục thong lang này là u ca ngay kia bên và thế này thả ngay gọi là bo cái lá chậu thế này và vậy hơi san này chăm hơi quật cái san cho vậy làเขาแก่hàng san xả này hàng trà san phun mấy mới ra thế này san phun nàyมันนี่สินะทางสารฉาแก่นิ้วเฮ็ดครอบฉานะเขาเฮ็ดไงกันฉานะเขาไงเมื่อเขา एजेंसी का थ्रू से हम लोग वो ये सेंटर जो खुला है, वो लोग बोला है कि आप लोग अगर कपड़ा बनाने के लिए इंटरेस्ट है तो वो लोग वो बोला है ना, इसलिए हम लोग ये खुला है। पहले में तो हम लोग वो कच्चा घर बना के खुला है, उसका बाद में ऑफिस तरफ से हम लोग को ये दिया है। ये तो मेन तो ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, तो हम लोग को अभी ये दिया है हम लोग को बनाने के लिए। हम लोग 6 आदमी है हमें, अभी 2 लोग नहीं आया है, हम अभी दोनों हैं सिर्फ। हाँ, ये सब हम लोग कपड़ा तो बना के और सेलिंग करना पड़ेगा और मैंने क्या बोलते हैं बिक्री करना पड़ेगा, और दूसरा जगह में कोई लेने वाला आदमी होने से ऐसे बिक्री करता है हम लोग। कपड़ा तो डिमांड है, हम लोग खुद बनाने ही नहीं सकते हैं। जैसे कि लुंगी, मेखेला, चादर सब डिमांड होता है, लेकिन हम लोग ये बनाने नहीं सक रहे, ऐसा हो रहा है।
ये हम लोग लुंगी तो बना के और ये बस्ती का आदमी लोग लेता है। अभी तक हम लोग मार्केट तक तो नहीं किया है, बाद में और थोड़ा बाद में जाएगा और मार्केट तक हम लोग। तो दर्शकों, अब हम आए हैं मोमोंग गांव में एक बहुत ही खास इंसान से मिलने के लिए। तो जैसे कि आपको पता तो होगा कि आजकल छोटी से छोटी बीमारियों के लिए भी हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं, डॉक्टर्स को मिलते हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तब हम क्या करते थे? तब हम वैद्य के पास जाते थे। तो यहाँ तय खमती समुदाय में भी एक वैद्य हैं जो कि बहुत सालों से सीख रहे हैं और उनके पास खुद की मेडिसिनल बुक भी है जो कि बहुत पुरानी है। तो वो यहाँ 40 सालों से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी खुद की एंसेस्टर्स की बुक से। तो आज हम उन्हीं से मिलने आए हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानने आए हैं और उन्होंने कितने ट्रीटमेंट किए हैं वो भी देखने आए हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हिट या हिट वन का को लाइब्रेरी के ने नहीं किया लाइब्रेरी ने मानมือ ใหม่ हाउ जो पुलिन या मॉन बुन हिट सीमा नेอันนี้มัน มือ ไม่ เฮา รู้ อัน ลาน ออน กุน พัน กุน ยา นี่ ไม่ ยัง ตั้ง เมือง ก็ เฮา บู หู พิตา ก่อน นี่ สิ อันนี้ จู ปู บุญ สิ เนี่ย ปู เก่า เนี่ย ยัง เนี่ย ยัง กัน นะ ไม่ ที่ บี เจ้า ซาลุง สิ เนี่ย เจ้า ซาลุง เกียง ทอง เจ้า เก่า เนี่ย ส่วน ไว้ เฮกา ค่ะ มึง ทั้ง มัน เจ้า ตาย กัน เนี่ย ไง สิ นก มัน เจ้า ไม่ มัน เจ้า ส่วน ไว้ พี่ บิน ปู เนี่ย ส่วน ไว้ สิ เนี่ย ก็ มุลุ่ม กุ้ง ปู กุ้ง มี สิ กุ้ง ศิลา สมา สิ เครื่อง เขา นะ เขา ก็ เอา ไว้ ดิ สิ เนี่ย ไงเอาไว้นะไม่เนี่ยมันเจ้าศิลากองหมู่คำศิลานกมึงคำดีมาซ่านตานไม่เบียนว่าไม่เบียนอันนั้นไม่สิเกายาให้เอาหนีกะสำหอยเรื่องเสกนเขาจงสิประธานกองหมู่เกี่ยวอันตีว่าปะไฮจงเกี่ยวอันตีว่าปะไฮไหมเจ้าซาคำตีดวงเจ้าซาเท้าเหลืองอ่างในสำคัญสิมาสิเนี่ยอันนั้นไม่ก่อนเนี่ยมาซ่านสิตานไม่บินว่าไม่บินสิอันนั้นศิลาสิมาส่วนไว้เนี่ยเกาฮิตสิยาสิเอาหนีกะไงโนเอาไม่เขาเจ้าศิลาสมัยเกลิกุไลกุนตองสิโอดีเชมเขาตองสิวามสินก็ไม่เนี่ยอันนี้กินนี่เกี่ยผูกกานี่สิเครื่องเก่าเครื่องมือนั่นก่อนเมื่อว่าเอาให้น้ำนี่สิในชีมาจงเนี่ยพันธุ์งอสกุลสิออกธรรมดาเนี่ยสิไงอนาโมงตานนะเขาฮุรุนี่อยากเก็บว่าปีนอนาชินีน้องฮุรุนี่ว่าอยากเก็บว่าปีนเนี่ยอนาชินีนี่ว่าเก็บเนี่ยคำอิงนาจีไม่เก็บไดบิติกส์ไงเก็บเต็นตายมือตายอันนั้นเขาฮุรุนี่อยากเก็บที่นี่นี่สิกีตาร์ไม่ไหนกีตาร์ไม่เตรียมไม่นกไม่หัวอันนี้เก็บเนี่ยยาเต็นไม่นี่ว่ายาเต็นไม่นี่เตรียมเก็บกินนี่เก็บกุนเฮาเต็นไม่อันนี้เขาจีบเสียบตีแก่เขาไม่ยาเต็นไม่นี่สิเนี่ยยาเต็นไม่อันนี้แกยาตูเลือดนิมูเนียก็เจอตูเลือดก็เจอก่อนเขาเนี่ยเป็นจอนดิสนี่สิเนี่ยอันนั้นไม่แกเนี่ยยาจอนดิสนี่คำพูดแกจอนดิสเขาแกเนี่ยตูเลือดนี่สิเนี่ยอันนี้แกเนี่ยชิวหลันยาชิวหลันนี่สิก็น่าหุ่นนังไม่เปลี่ยนตมอันนี้กินนี่ไอ้ชิวหลันนี่สิจมนังนี่สิฮิตก็สิอันนี้กินมองตานคำนั้นไม่กินเนี่ยคำกลาไม่กินเนี่ยเกียนชันนี่ก็ว่าเขากินมองตานนี่สิตื่นก็เตอกินมองตื่นก็นู้กินตานยามันสิเนี่ยतो इनके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि कैंसर का जो दवाई बनता है वो जो ये स्नेक स्किन है उससे और ये मधुमक्खी का जो छत्ता है उससे मिक्स करके बनते हैं। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो ये दवाई कुछ ऐसे दिखते हैं। ये पाउडर है। आज हम आया हुआ है यावान तय खमती के, जो यहाँ काफ़ी दिनों से सुना हुआ था कि हमारा ही यहाँ पे गांव पे है, यहाँ के एक जीजा है। तो ये यावान तय तो ये पहले से करते आ रहे, पहले सिर्फ हम लोग सुनने में आता है कि हम लोग का तय खमती का ये जो है खमती दवाई बोल के, तो उसके बीच में लुक हो गया, गायब हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग का यहाँ का जो एक जीजा है जो जितना पूर्वजों का ये जो किताब से लेके वो काफ़ी ट्रीटमेंट किया है। और मैंने
देखा है। शुरुआत तो काफ़ी उतना लोग यकीन नहीं किया, मैंने खुद देखा है। उसके बाद काफ़ी जो मेडिकल जाके ट्रीटमेंट करके आया वो लोग जो ठीक नहीं हुआ है, और कैंसर हो गया, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या काफ़ी कुछ हो गया वो सब लोग का, तो वो खुद यहाँ में आके उसको ट्रीटमेंट करके ठीक करवाया है। तो मैं भी काफ़ी इसका सुनने के बाद तो मैं भी लोगों को रिकमेंड करने लगा है। तो मैं खुद भी आज ट्रीटमेंट के लिए ही आया हुआ। अभी तकरीबन 3 दिन हो गया है, तो मेरा पाँव में भी कुछ फ्रैक्चर हुआ है ना क्या पता नहीं है। तो मैंने सोचा है कि यहाँ हर्बल मेडिसिन से या थोड़ा से मैं ट्रीटमेंट करूँगा बोल के। 我哋嘅啲有個馬蘇先咧，你有也冇走年先，搞不走人你去到你啲話也搞你弄咁呢，不然畢竟那好生神嘅話也冇走年，你有你是古拿古巴個馬蘇先，搞來 hit 後蘇先咧，後蘇先咧笨蘇先咧。 बढ़ते युग के दौर में जंगल सिमटते गए और उनके साथ जड़ी बूटियाँ भी विलुप्त होने लगी, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वैद्य ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने घर के आंगन में उगाए जीवनदायी पौधे। हर पौधा किसी न किसी दर्द की दवा है, जैसा कि खोंताउसांग से गर्भावस्था की समस्याओं और सांप के जहर के लिए, मांग से पुरुषों की कमर दर्द के लिए, या पोंगफाई गुर्दे की पथरी का समाधान, और ऐसी कई दुर्लभ औषधियाँ जो बड़ी से बड़ी बीमारियाँ और छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज करती है। ये सिर्फ जड़ी बूटियाँ नहीं है, ये ज्ञान है, परंपरा है, जो अब एक छोटे से बागीचे में है और लोगों का इलाज कर रही है। तो दर्शकों, जब आप चौंखम आते हो तो आपको 2 चीज़ें देखने को तो बहुत ही मिलेंगी। एक तो है सुनहरी खेत की फसलें और दूसरी है ताजगी से भरे हरे हरे टी गार्डन। तो यहाँ चौंखम में बहुत सारे टी गार्डन हैं और इन्हीं टी गार्डन से यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी भी होती है। तो यहाँ चौंखम में एक छोटा सा गांव होने के बावजूद भी यहाँ में टी फैक्ट्रीज़ है। तो आज हम उसी एक टी फैक्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ से प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और थोड़े से जानेंगे कि यहाँ के लोग की रोज़ी रोटी कैसे होती है। यह फैक्ट्री लगभग 2000 सन में स्टार्ट हुआ था। हमारे यहाँ सीटीसी चाय बनाया जाता है। बागान से पत्ते टूट के आते हैं, ट्रफ हाउस में उसको स्प्रेड किया जाता है और कभी ठंडा कभी गर्म हवा दे करके उसको 70% विदरिंग पे लाया जाता है। 70% विदरिंग का मतलब है कि 100 kg ग्रीन लीफ को हम लोग 70 kg बना देते हैं और उसके बाद वो जाता है सीटीसी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पहला मशीन आएगा सीटीसी में 4 कट लगे हुए हैं, यहाँ डिफरेंट रोलर्स लगे हुए हैं, 8 TPI 10 TPI। तो ये सीटीसी में कटिंग हो करके
प्रोसेसिंग में जाता है घुगी में, जहाँ की रोल होकर के वो दानेदार बनता है। उसके बाद जाता है फॉर्मेंटेशन के लिए। फॉर्मेंटेशन के लिए CFM मशीन है, उसका कंटिन्यूअस फॉर्मेंटिंग मशीन कहा जाता है उसको। वो वहाँ पे उसका कलर चेंज होता है, फर्मेंटेशन होता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है उसको, हवा रिलीज करते हैं, मिस्ट एयर देते हैं। उसके बाद में उसका एक रेसिडेंशियल टाइमिंग होता है, और टाइमिंग जो है कितना देर में फॉर्मेंटिंग होगा उसके लिए डिफरेंट डे में, और डिपेंड करता है आपका वेदर पे, डे का टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कि कितना टाइमिंग रखा जाएगा। तो जैसे ही फॉर्मेंटिंग हो जाएगा उसके बाद में हो जाएगा ड्रायर में ड्राइंग के लिए। वहाँ पे ड्रायर में जा कर के माल जो हमारा चाय है ड्राई हो जाता है, तैयार हो जाता है। प्रोसेसिंग का टाइम है कि ड्राई होकर माल जाता है शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग में क्या होता है कि सारे चाय तो एक साथ बनते हैं, तो चाय एक साथ बनने के साथ में क्या होता है कि मोटा दाना, मही दाना, उससे बड़ा दाना, छोटा दाना, फाइबर, जबड़ा जो भी है वो सारे सॉर्ट आउट करके चाय को क्लीन कर दिया जाता है। तो अलग अलग दाने चलनी में लगे हुए हैं सॉर्टिंग मशीन में, जो वाइब्रेशन करता है, आपने देखा होगा। वाइब्रेशन होकर के वो डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग चलनी से अलग अलग दाने, अलग अलग साइज़ के दाने निकलते हैं। उसके बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, बल्किंग कर देते हैं, बल्किंग शीट बिछा के। बल्किंग करने के बाद क्या होता है कि उसको बैग में हर ग्रेड का अलग वजन होगा। कोई बड़ा दाना है तो वो मानिए कि अगर 34 kg जा रहा है तो उससे छोटा वाला दाना नीचे है कि 36, 37 kg जाएगा। अगर सबसे जो डस्ट है वो उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। उसके बाद में वेगिंग करके, वज़न करके हर बैग का लॉट बनेगा। जैसे कोई 40 बैग का लॉट बन गया कोई ग्रेड, कोई 30 बैग का ग्रेड बन गया। उसके बाद में उसका सिलाई, उसके बाद नंबरिंग करने के बाद में उसको थाक लगा जाता है स्टोर में, अपने गोडाउन में। अब उसका सैम्पलिंग हो जाता है। सैम्पलिंग होने के बाद में क्या होता है कि जो बायर ऑर्डर देते हैं और उनको माल चला जाता है। और यहाँ पे जो जितने हमारे लोकल में स्थानीय जो लोग निवासी हैं वो लोग छोटे छोटे अपने एरिया में खेती करते हैं, चाय के पत्तियों का पत्ती उगाते हैं और वहीं से वो लोग यहीं पे सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उनको भी अच्छे अच्छे दाम मिल जाते हैं। जो डिजायर्ड रेट है, जो प्रिवलेंट रेट है मार्केट में ग्रीन लीफ का, तो उनका क्या होता है कि सोर्स ऑफ इनकम एक बन जाता है। और दूसरे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग स्थानीय निवासी हैं वहाँ से आकर के मजदूरी करते हैं, इस तरह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है, उन लोग का सॉल्व हो जाता है। उनको अपने मतलब सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक अच्छा साधन है, इसी से उनका जीविका चलता है। तो इस तरह से तो फ़ायदा है, यहाँ स्थानीय लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। तो नामसाई घूमते घूमते यहाँ में बहुत सारे गांव थे, तो उनके दर्शन करते करते काफ़ी रात हो गई थी। तो हमने सोचा गुनानगर में एक बहुत ही स्वीट कपल रहते हैं, उनके घर एक बार होकर आए। तो हमने रात यहाँ बिताई। और तैखमती समुदाय जाना जाता है अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो उन्होंने इतने कम वक्त में भी हमारे लिए खौपुक तैयार किया है, जो कि एक तैखमती क्यूजीन है, स्नैक्स है। ये हम लोग का राई चावल है। ये अभी रात भर भिजाएगा, ये रात भर भिजाएगा। कल हम लोग बनाएगा, खौपुक बनाएगा रात भर, क्योंकि वो कल सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी पानी डालेगा।
अभी आपने देखा हमने खाने को यहाँ आग में बैठा दिया है और इसको बोलते हैं हाई खाओ। तो ये तय खमती ट्रेडिशन में इसे पुराने ज़माने में लोग इसी में खाना पका के खाते थे। इवन सिंपल खाना भी इसी में पकाया जाता था और खाओपुक के लिए जो खाना होता था अलग से उसे भी इसी में पकाया जाता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, तो ये बस पुराने ज़माने में ही हुआ जाता था। तो अभी मॉडर्निटी का ज़माना है तो लोग इसे इतना उपयोग नहीं करते हैं, इतना यूज़ नहीं करते हैं इसे, लेकिन फिर भी दूर दराज गाँव में लोग इसे अभी भी यूज़ करते हैं। तो आज हम आए हैं बोल के उन्होंने तय खमती ट्रेडिशनल फूड बनाने के लिए कोशिश किया है, तो इसलिए उन्होंने खाओपुक को आज हाई खाओ में बनाया है। ये जो आइटम है ये खाओपुक बोलता है इसको। ये स्टिकी राइस और तिल, जो हम लोग का तिल है ना, वो उसी से बनता है। तो ये एक पीठा का हिसाब से हम लोग घर में यूज़ करता है। इसमें एक ख़ास बात है, ये पहले ज़माना में हम लोग का ये फ्रीडम फाइटर लोग, तो उन लोग का टाइम में जब वॉर में जाता है तो उन लोग इसी से बुलेट प्रूफ का जैकेट हिसाब में भी बना लेता है वो लोग, और ये टोपी भी बनाता है उसी से। बहुत स्टिकी है ना, ऐसे अच्छा से उसमें बना के जितना भी फूटेगा उतना स्टिकी होगा। तो उसी का हिसाब से वो टोपी बनाता है, बुलेट प्रूफ का जैकेट बना लेता है। और जब वो लोग रास्ता में जाते जाते उन लोग का महीना भर चला जाता है, राशन पानी नहीं होता है, तो उसी जैकेट, बुलेट प्रूफ का जैकेट वो जो खोल के तो एक्स्ट्रा होता है, उसी से वो लोग पानी में भिजा के वो लोग ये नरम हो जाता है। तब वो लोग वो लंच या ब्रेकफास्ट कुछ बना लेता है, फिर काम में निकल जाता है। तो इसका स्टोरी तो वही है। तो बुलेट और दाव नहीं कर सकता है, इतना हार्ड हो जाता है, मतलब लोहा से भी लोहा मतलब ये बन जाता है। तो हमारा खाओपुक तैयार हो चुका है और इसे अभी भी खा सकते हैं बनाने के साथ साथ, लेकिन बेस्ट इसे 10 दिन या फिर 2-3 दिन रख के जब ये सख्त हो जाता है तो इसे काट के तेल में फ्राई करके खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ ज़्यादा कंपेनियनशिप बनता है। तो चलिए इसे खाते हैं अभी। बहुत टेस्टी है। तो आपने देखा यहाँ के लोग सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में भी कम नहीं हैं। यहाँ के जितने भी लोग हमें अभी तक मिले हैं सब बड़े ही नर्म दिल और वेलकमिंग हार्ट वाले थे। तो जहाँ हमने रात बिताई, यहाँ के लोगों ने हमें पाचाव खिलाया, खाओपुक खिलाया और साथ में बहुत ही सारी चीज़ें भी खिलाए। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रह के, और जितना भी जर्नी था अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी लोग मिले बड़े ही खुश मिजाज थे।